नमस्कार साथियों। ट्रिपल पी आई एस के इस श्योर सक्सेस एमसीक्यू सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डे 8 के लेक्चर के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाओं के संबंध में प्रावधान जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम 7 लेक्चर के अंतर्गत एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक के 41 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन वीडियोज को अभी तक नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक प्रोवाइड की गई है, वहां से क्लिक करके अपने पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आगे बढ़े आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। पहला जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आपसे बोला गया है संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चयन के लिए संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। आर्टिकल 324 यहाँ पे याद रखना है। इसमें बताया है कि संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के संबंध में सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि राज्यों में होने वाले पंचायत और निगम चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। यदि आपने हमारे पिछले लेक्चर ध्यानपूर्वक सुने हैं तो आपको निश्चित रूप से जानकारी होगी इस चीज की कि राज्यों के जो पंचायत और निगम चुनाव होते हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होते हैं, जिनका गठन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया है। यानी कि इन दोनों अमेंडमेंट के माध्यम से राज्यों में निर्वाचन आयोग पंचायत के लिए और निगम चुनाव के लिए स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार से यह तो गलत हो गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि भारतीय संविधान के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 के अंदर यह उपबंध देखने को मिलते हैं, यह प्रोविजन देखने को मिलते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन पूछा जा रहा था हमसे, तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में यहाँ पर हमको गलत कथन बताना था, चयन करना है। पहला दिया है कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक होता है। यानी या तो 6 वर्ष कंप्लीट हो जाए या 65 वर्ष कंप्लीट हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाएगा उसी को क्राइटेरिया मान लिया जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। आगे सेकंड नंबर में लिखा है उन्हें उस रीति और आधार पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। पिछले लेक्चर के अंतर्गत हम देख चुके हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है और कहाँ पे वर्णन है। 2 आधार उसमें वर्णित किए गए थे। इन दोनों आधारों को आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे। तो इस प्रकार से यह बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है। तो इसमें पूछा था गलत कथन कौन सा है, तो यानी ना तो फर्स्ट गलत है ना ही सेकंड। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे, जो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक के अंतर्गत किस संवैधानिक निकाय के संबंध में प्रावधान देखने को मिलते हैं। ये दिया है पार्ट 14, यहाँ पे है आपका पार्ट 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक के अंतर्गत किस संवैधानिक निकाय के संबंध में प्रावधान देखने को मिलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, जी हम अभी देख चुके हैं कि भाग 15 के अंतर्गत इसके प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग कल हम देख चुके थे कि राज्यों का जो निर्वाचन आयोग है इसका संबंध किस भाग से है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे यदि आपने लेक्चर ध्यानपूर्वक सुना है तो। ये एनजीटी लिखा हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आपको जैसा कि जानकारी होगी कि यह संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक सांविधिक निकाय है। तो इस प्रकार से बचा हुआ विकल्प रहता है बी हमारे पास। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूपीएससी और स्टेट पीएससी जो होते हैं उनका पार्ट 14 315 से 323 तक विवरण देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे और आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो आपसे पूछ रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष की अवधि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, इनका कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है। 5 वर्ष की अवधि तक या 60 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष की अवधि तक या 60 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है कि इसमें 6 वर्ष या 65 वर्ष, जैसा चुनाव आयोग के संदर्भ में है, चुनाव आयुक्त के संदर्भ में 6 वर्ष 65 वर्ष, विच एवर इज अर्लियर।
जो पहले हो जाएगा उसी को मान लिया जाएगा, वहीं तक टेन्योर रहेगा। आगे बढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान में संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष, यूपीएससी देश की एक प्रमुख संस्थानों में से एक है, यह निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इसके संबंध में क्या उपबंध किए गए? तो अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। यानी संविधान में कुछ आधारों का वर्णन किया गया जिनके आधार पर ही राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है। यहाँ ये आपको जान लेना है कि जो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। यानी यूपीएससी का चेयरमैन यदि हो लिया है तो उसे भारत सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी पद पर दोबारा से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर अध्यक्ष के संबंध में दिया गया था कि कार्यकाल समाप्त, उसके बाद कोई नियुक्ति नहीं। यहाँ दिया है अध्यक्ष और सदस्यों के को दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा, यानी अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष या सदस्य हैं उन्हें आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है, दूसरे नए कार्यकाल के लिए उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ आपको अध्यक्ष के संबंध में दिया गया था, सदस्यों के संबंध में मैं बता दे रहा हूँ आपको। यदि कोई यूपीएससी का सदस्य है और उसका आगे जो नियुक्ति की संभावना है वो कहाँ पर है, तो या तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या वो स्टेट के जो कमीशन है, स्टेट पीएससी हैं, इनमें भी अध्यक्ष का पद ले सकता है। इसके अलावा उसकी भी नियुक्ति कहीं नहीं हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, और इसका आंसर हमें बताना है पहले। इसमें पूछा गया था कि क्या उपबंध किए गए, तो ये तीनों ही उपबंध इसमें देखने को मिलते हैं, तो इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 6, जो हमसे पूछा जा रहा है। कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उनके विषय वस्तु और गलत युग्म हमें चयन करना है। गलत युग्म क्या है? 315 आर्टिकल के अंदर संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, 320 के अंदर लोक सेवा आयोग के कार्य, 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग और 323 में लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, यह आपको दिया गया है। तो आप देखेंगे कि 315 आर्टिकल के अंदर, आप ऊपर देख चुके हो पार्ट 14 में 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक आयोग के बारे में उपबंध है, ये बात बिल्कुल सही है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य दिए गए, ये बात ध्यान रखना होगा कि आजकल एग्जाम में कार्यों के संबंध में उपबंध अधिकांशतः पूछे जाने लगे हैं। कैग के कार्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं संघ लोक सेवा आयोग के, लोक सेवा आयोग के, तो 320 के अंतर्गत यह प्रावधान देखने को मिलते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। 324 आर्टिकल भाग 15 ये आप पहले ही देख चुके हो, भारत का निर्वाचन आयोग, तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो भाग, जो ऑप्शन डी। 323 आर्टिकल के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, इसके संबंध में उपबंध देखने को मिलते हैं। जबकि आर्टिकल 323 का जो संबंध है वो है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन से। लोक सेवा आयोग जो प्रतिवेदन देता है, यानी जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करता है, इसके संबंध में प्रोविजन देखने को मिलते हैं। जबकि लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की जो शक्ति है, ये आर्टिकल 321 के अंदर देखने को मिलती है। इसका संबंध इस विकल्प से है। आगे बढ़ेंगे और आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सही कथन। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी ज्वाइंट स्टेट पब्लिक कमीशन के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। यह एक सांविधिक संस्था है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि संविधान के अंदर इसका किसी अनुच्छेद में प्रोविजन देखने को नहीं मिलता है। उन संस्थाओं को कहते हैं सांविधिक। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। थर्ड, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित राज्यपालों को सौंपता है। तो इसमें यदि आप देखेंगे कि पहला लिखा था कि यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो जैसा कि आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी जो हैं, इनके संदर्भ में प्रोविजन आर्टिकल 315 से 323 के तहत देखने को मिलते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में प्रोविजन आपको इसमें संविधान में जो बताया गया है
इसमें कहा गया है कि विधानमंडल यानी किसी राज्य की विधानसभा के आग्रह पर संसद के द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तो इस वजह से यह जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है यह संवैधानिक निकाय न होकर सांविधिक निकाय है। आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से यह एक सांविधिक संस्था, ये बात सही है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बात बिल्कुल सही है। और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्यपालों यानी जिन राज्यों का वो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है उनके राज्यपालों को सौंपता है, ये बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में वित्त आयोग के संबंध में गलत कथन का चयन करना है आपको। वित्त आयोग के संबंध में गलत कथन बताना है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ आपको ये याद रखना है कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन यहाँ पर 1+4 का नंबर है, यानी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, 5 नहीं 4 सदस्य। उन 4 सदस्यों में से जो नियुक्त किए जाएंगे उनमें एक सदस्य के अंदर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या इस पद पर होने की नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। जो दूसरा सदस्य होगा वो उसे भारत में लेखा एवं वित्त के मामलों में विशेष नॉलेज रखता हो। तीसरा जो व्यक्ति होगा उसे प्रशासन और वित्तीय मामलों की व्यापक समझ हो। और चौथा व्यक्ति जो होगा वो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ होगा। अध्यक्ष के संबंध में कोई विशेष योग्यता का उल्लेख संविधान में देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से यह आंसर हो गया गलत हमें। और ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था है, यह बिल्कुल सही लिखा है। गलत का चयन करना था, तो यानी एक को हटा दो, एक इसमें से हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम आंसर मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। हम आगे बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है। ये है तो फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि वित्त आयोग जो होता है वो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के अंतराल पर या जब भी उसे आवश्यकता हो, 5 वर्ष के अंतराल या उससे पहले जब भी आवश्यकता हो, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखेंगे कि वित्त आयोग का गठन यदि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें पूछा गया है कि आयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ये आयोग लिखा है यहाँ पर, एक सेकंड, ये वित्त आयोग के संदर्भ में यानी फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। एक सेकंड, इसमें बोला गया है अनुच्छेद 281 के अंतर्गत वित्त आयोग की अनुशंसाओं से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति वर्ष 1951 में की गई थी। अब आपको यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत जहाँ वित्त आयोग की बंद किए गए हैं, वहीं आर्टिकल 281 के अंतर्गत इसकी अनुशंसाओं से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। ये बात बिल्कुल सही लिखी है। प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति वर्ष 1951 में की गई थी, यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है। और उस समय इसकी जो नियुक्ति की गई थी, इसके प्रथम वित्त आयोग जो थे वो थे केसी नियोगी जी। केसी नियोगी इसके प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। और इस आयोग का जो कार्यकाल था वो 1952 से 57 तक था। वर्तमान में जो है 15वां वित्त आयोग एन के सिंह जी की अध्यक्षता में बनाया गया था, जिसका कार्यकाल 2021 से 2026 तक का है। और अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई जा रही जो भी जानकारी है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई, समझाई गई और जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं यदि आपको पसंद आ रहे हैं
तो आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हाँ, कुछ लोगों की शिकायत है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो आप बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो आपका अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। इस प्रकार से हम 10 नंबर आंसर के क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो इसके दोनों विकल्प सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। आगे बढ़ेंगे और आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी काउंसिल का प्रावधान देखने को मिलता है। एक जीएसटी काउंसिल का प्रावधान कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपको मैं बता दूं पहले तो कि 101 एक संविधान संशोधन है, 101वां संशोधन, संविधान का 101वां संशोधन 2016 में हुआ। उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को जीएसटी काउंसिल के गठन करने का अधिकार प्रदान किया गया। अब पूछा गया है कि जीएसटी काउंसिल का प्रावधान कहाँ देखने को मिलता है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका 279A। इस आर्टिकल के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल के संबंध में प्रावधान देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 भी हमसे जीएसटी काउंसिल के कामकाज के संबंध में पूछा जा रहा है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जीएसटी काउंसिल के कामकाज के संबंध में सही कथन का चयन करना है आपको। यहाँ पर आपको बताना है सही कथन किसका, जीएसटी काउंसिल का। पहला बोला है काउंसिल के कुल सदस्यों की आधी संख्या प्रत्येक बैठक के कोरम के रूप में अनिवार्य है। जैसे गणपूर्ति होती है, कोरम होता है। कोरम से तात्पर्य यह है कि मान लो 10 सदस्यों वाला कोई इंस्टीट्यूशन है, यदि वो बोल रहा है कि हमारा 1/2 कोरम होगा, तो यानी 5 सदस्य जब तक वहां पर अवेलेबल नहीं रहेंगे तब तक वहां पर बैठक नहीं हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो बी सेकंड ऑप्शन बोल रहा है वो बोल रहा है काउंसिल का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के मतों के 3/4 बहुमत से होगा। यानी 3/4 जो बहुमत होगा उससे पारित कोई प्रस्ताव होगा उसे ही स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तो सही कथन ढूंढना था, तो ये काउंसिल के संदर्भ में ये दोनों ही बातें सही लिखी गई हैं। इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी 1 और 2। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके संदर्भ आपको हम जीएसटी काउंसिल के संदर्भ में बताएं तो ये है कि जीएसटी काउंसिल जो बनाई गई है इसका मैंने बता दिया कि संविधान संशोधन के माध्यम से गठन हुआ है। तो इसमें जो केंद्र को जो वोटिंग राइट मिले हुए हैं वो 1/2 है और राज्यों को मिले हुए हैं इसके 1/3। इसको मिला है 1/3 और इसे मिला है 2/3। जबकि जो बहुमत है वो 3/4 से होगा। कोई भी मत माना जाएगा, कोई भी प्रस्ताव पारित होगा वो 3/4 से होगा। तो आप देखेंगे कि राज्यों को मिले 2/3 जो वेटेज है, इस पर केंद्र को 1/3 के माध्यम से वीटो की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि अगर राज्य, संपूर्ण भारत के राज्य एक साथ हो जाएं और अगर केंद्र उस प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं देता है तो भी वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। तो इस संदर्भ में जो कि इस जीएसटी काउंसिल की जो आलोचना की जाती है वो यही की जाती है कि केंद्र सरकार को राज्यों के ऊपर वीटो शक्ति प्रदान की गई है। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जातियों यानी एससी और जनजातियों यानी एसटी के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। यानी संविधान के शुरू होने के बाद एक अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया गया था। पूछा जा रहा है कि इस विशेष अधिकारी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया था। तो इसके लिए आप देखेंगे 65वें संविधान संशोधन, 66वें, 61वें, 64वें। तो इसमें जो आंसर है वो है 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1990 में यह प्रावधान लागू किया गया था। अब आप हमें 66वें, 61वें और 64वें संविधान संशोधन किन प्रावधान के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, यदि हम जो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, यदि आप हमें कमेंट में नहीं बताएंगे, आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो आप ये मानिए कि आपकी तैयारी उस प्रकार से कंप्लीट नहीं हो रही है जैसी कि पार्टिसिपेशन के साथ होनी चाहिए। क्योंकि आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप ये मान लीजिए एक बार आपने अगर कमेंट किया तो आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो गया, आप भूलेंगे नहीं कभी भी।
क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। मैंने आपसे पूछा ऊपर कि जो एक विशेष अधिकारी था उसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के में कब परिवर्तित किया गया, तो वो हो गया 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत। अब पूछा जा रहा है कि जो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया था, इसे किस संविधान संशोधन के माध्यम से 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिवाइड हुए, ये दोनों को 2 पार्ट में बांटा गया, वो कब किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ नीचे देखेंगे 72वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 89 और 90। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये 89वां संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से वर्ष 2003 में 89वां संविधान संशोधन 2003, इसके माध्यम से 2 आयोग बनाए गए। एक पहला आयोग बनाया गया आर्टिकल 338 के अंदर, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और आर्टिकल 338 ए के तहत एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये 2 इंस्टीट्यूशन बनाए गए। इस प्रकार इसका जो आंसर हुआ वो भी हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की शक्तियों के संदर्भ में सही कथन बताना है। आयोग को किसी मामले की जांच करते समय दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस शक्ति के तहत जिस संस्था को ये शक्ति प्राप्त होती है, वो किसी भी व्यक्ति को सम्मान कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट मांग सकता है, इस प्रकार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बी विकल्प लिखा गया है, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। ये दोनों ही बातें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के संदर्भ में सही लिखी गई हैं, यानी 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो इस प्रकार से आप जब आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। आगे बढ़े, आज का क्वेश्चन नंबर 16 जो आपसे पूछ रहा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। आप लोग, मुझे लग रहा नहीं, थोड़ा सा अलग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 ए का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से, यानी इसमें पार्ट पूछा जा रहा है। 38 मैंने आपको बताया अभी। यदि आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसके उपबंध बताएं कि 338 में कौन सा इंस्टीट्यूशन है, 338 ए में कौन सा है। अब आप बताएंगे तो हम इसका आंसर बताएंगे कि भाग 14, 15 ये दोनों भाग हम अभी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आपके रिवीजन के लिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि ये 14 जो था, इसमें संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित प्रावधान थे, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग हम देख रहे थे। और जो भाग 15 है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित था, और जो भाग 17 है ये राजभाषा से संबंधित है। तो इस प्रकार जो बचा हुआ है ये भाग 16 है। इस भाग 16 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के नाम से इस भाग को जाना जाता है। और विशेष वर्ग कौन हो गए यहाँ? SC/ST हो गए। तो 338 और 338 ए का संबंध भाग 16 से। अगेन पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 92, 93, 94, 95। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस आपको याद रख लेना है, पूछा जा सकता है। इस बार इससे संबंधित एक विवाद सुप्रीम कोर्ट में देखा गया था, इस वजह से इसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था वो 1993 में हुआ था। मंडल आयोग मामला था, सुप्रीम कोर्ट में आया था 1992 में, और मंडल आयोग के मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आई थी उसके आधार पर संसद के द्वारा एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसकी स्थापना जो 1993 में की गई थी, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई? ये आर्टिकल संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आपको एक एक को बहुत अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप एग्जाम में इनको गलत ना करें। 89वें संविधान संशोधन अभी हाल ही में चर्चा हुई है। 90वें संविधान संशोधन, 102वें संविधान संशोधन, 101वें। इसमें देखो दो तो हमने अभी डिस्कस किए,
88वां संविधान संशोधन और 101वां। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ध्यान होंगे, और अगर ये ध्यान है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य इनके बारे में बताएं। इसका जो आंसर पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में है वो है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, और इसके लिए एक अनुच्छेद ऐड किया गया है, वो अनुच्छेद है 338 बी, यानी 338 बी। 338 हमने बताया, 338 ए हमने बताया, 338 बी हमने अब डिस्कस कर दिया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में जो भी जानकारी होनी चाहिए थी वो आप तक पहुंच गई है। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे कैसे याद रखते हैं, किस प्रकार से आप इसको अपने एग्जाम हॉल तक ले जाएंगे, क्योंकि पढ़ते सब हैं। यदि आप अपना पढ़ा हुआ एग्जाम हॉल तक नहीं ले जा सकते हैं, डिलीवर नहीं कर सकते हैं, तो आप एग्जाम में रिजल्ट कैसे लाएंगे। रिजल्ट लाना है तो जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी याद कर रहे हैं, उसे एग्जाम हॉल तक अवश्य ले जाएं, और उसके लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता है। कुछ प्रैक्टिस आप मेरे साथ करिए, कुछ आप सेल्फ स्टडी कीजिए। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है संविधान के किस भाग के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में प्रावधान देखने को मिलते हैं। हमने आपको अभी अभी में ऊपर जो भाग बताए थे उसके अंतर्गत भाग 16 हमने आपको बता ही दिया। भाग 17 हमने राजभाषा से संबंधित बताया था। तो इसी जब ये भाषा से संबंधित है तो संविधान के भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान भी भाग 17 के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। इसके संबंध में जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 350 बी। इसमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान है। यह जो प्रावधान है, अगर ये बाद में बी लग गया ना तो ये संविधान संशोधन से आया है। तो मूल संविधान में तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान नहीं था, इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रकार से आप अब देखेंगे कि वर्तमान में आर्टिकल 350 बी के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में विशेष अधिकारी का प्रावधान देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसे आपको याद रखना होगा कि 350 बी के अंतर्गत जो एक अधिकारी है, यानी उसे आयुक्त कहते हैं, यह आयुक्त किस मंत्रालय के अधीन है। क्या ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, या सहकारिता मंत्रालय के अधीन है, या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन है, या शिक्षा मंत्रालय के। तो इसमें आपको जाना है केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मामलों के अधीन, यानी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो आयुक्त है वो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है, और यह इसी मंत्रालय के माध्यम से, यानी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से ही अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति तक प्रेषित करता है, पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो आज का क्वेश्चन नंबर है 21, जो हमसे पूछ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किस अधिकारी को भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में संदर्भित किया गया है। यानी ये विशेष रूप से पूछा है कि डॉक्टर अंबेडकर किस अधिकारी को भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी मानते हैं। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो इसका आंसर 32 है, इन्होंने आत्मा कहा है। इसी प्रकार से यहाँ पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा कैग को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में वर्णित किया है। साथ ही विकल्प में जो ये 4 दिए गए हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यूपीएससी और कैग, ये जो चारों संस्थाएं हैं, इन चारों संस्थाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षक के रूप में वर्णित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन चारों को भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षक के रूप में वर्णित किया जाता है। जबकि ये तो अलग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है वो कैग है। अंबेडकर जी के द्वारा इसको सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, कैग के संबंध में ही क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही कथन हमको बताना है। पहला है, कार्यभार संभालने से पहले यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है,
यानी ये बोल रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सम्मुख यह शपथ लेता है। पहला, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह पद से हटाया जा सकता है। ये बोला है, सही कथन बताना था इसमें। तो यहाँ पहला जो पॉइंट लिखा गया है इसमें हम देखेंगे कि ये शपथ तो लेता है, लेकिन ये शपथ सीजेआई के सामने न लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष लेता है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा कैग को शपथ दिलाई जाती है। तो पहला तो गलत हो गया, सही ढूंढना है हमको। तो पहला गया, पहला गया और पहला गया। इस प्रकार से आंसर आपका ओनली 2 एंड 3, यानी कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह पद से हटाया जा सकता है। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किन आधारों पर हटाया जा सकता है? संविधान में 2 आधार वर्णित हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने यही क्वेश्चन सेम ऊपर पूछा है जब निर्वाचन आयोग के संबंध में आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया है। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम किस वर्ष पारित किया है? ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बस आपको जान लेना है कि संसद के द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां, सेवा शर्तें अधिनियम किस वर्ष पारित किया है? 69, 70, 72, सॉरी 71, 72। तो यह जो पारित हुआ था अधिनियम, ये हुआ था 1971 के अंदर। क्योंकि आर्टिकल जो कैग के संबंध में एक आर्टिकल है 151, यह संसद को अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों के संबंध में व्यवस्था करे। इसी आर्टिकल से शक्ति प्राप्त करते हुए संसद के द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को पारित किया गया। यह आर्टिकल हमने यहाँ लिखा है 151, यहाँ से संसद को शक्ति प्राप्त हुई थी। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए यह कार्य किया है। आज का क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों के संबंध में सही कथन। कर्तव्य पूछे गए हैं कैग के। पहला है, वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा है कि सभी व्यय संबंधी लेखाओं का परीक्षा करता है। यह बात बिल्कुल सही है। वह इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के अकाउंट को किस प्रारूप में रखा जाएगा। यानी जो लेखा होंगे, कैग को इसके लेखा परीक्षा करना है, तो कैग यह भी सलाह देगा कि वो अकाउंट किस फॉर्मेट में होंगे, यानी फॉर्मेट जो बनेगा उसके संबंध में भी कैग सलाह देगा। उसी में प्रारूप उसी सलाह के अनुरूप वो प्रारूप बनाया जाएगा। वह संसद की लोक लेखा समिति का गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यह भी आपको जान लेना है कि संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो थर्ड विकल्प है यह भी सही लिखा हुआ है। तो आप जब इसको क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये सही कथन पूछ रहा था, ये तीनों ही कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो कि आज का क्वेश्चन नंबर है 25, जो आपसे पूछ रहा है कैग के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई रिपोर्ट में शामिल प्रतिवेदन। यानी कैग, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कि कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो वो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति को जो ये रिपोर्ट देता है, इस रिपोर्ट में कौन कौन से प्रतिवेदन यानी कौन कौन से रिपोर्ट शामिल होती हैं। राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट दी जाती है कैग के द्वारा, उसमें कौन कौन सी रिपोर्ट शामिल होती है। तो पहला है विनियोग लेखाओं पर लेखा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखा पर, और तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये विनियोग लेखाओं पर भी अपनी रिपोर्ट देता है, वित्त लेखाओं पर भी अपनी रिपोर्ट देता है, और सरकारी उपक्रमों पर भी यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ेंगे और इसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या बोला गया है कि महालेखा परीक्षक किसके प्रति जिम्मेदार होता है। महालेखा परीक्षक किसके प्रति जिम्मेदार होता है? राष्ट्रपति के प्रति, वित्त मंत्रालय के प्रति, संसद के प्रति, या प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रति। तो आपको याद रखना होगा कि इसके जो प्रोविजन किए गए हैं महालेखा परीक्षक के संबंध में, उसमें बताया गया है कि महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है
महालेखा परीक्षक संसद के माध्यम से ही जो खर्चे होते हैं उनका लेखा परीक्षण करता है, इसलिए वह संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी आंसर आप लोगों को लगा लेना है। आगे बढ़ेंगे और आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 27 जो आपसे पूछ रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में गलत युग्म चयन करें। कैग के संबंध में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उन अनुच्छेद को में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके संबंध में आपको चयन करना है कि गलत प्रोविजन कौन सा है। तो आप देखेंगे 27 का फर्स्ट है आर्टिकल 148 जिसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये बात सही है, मैंने ऊपर भी बताया। 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां, ये याद कर लेना है आपको कि कार्य और शक्तियां ये कहाँ पर है, 149 के अंदर है। 150 के अंतर्गत संघ और राज्यों के अकाउंट के प्रकार यानी फॉर्मेट किस प्रकार का होगा यह बताना है 150 में। 151 में हमने आपको बताया ये अंकेक्षण के प्रतिवेदन, अंकेक्षण की जो रिपोर्ट यानी ऑडिट रिपोर्ट जो तैयार की जाएगी वो 151 के अंदर हमने आपको बताया ऊपर कि इस संदर्भ में संसद के द्वारा 1971 में एक एक्ट पारित किया गया है। तो अब आप देखेंगे इसमें 148 में ये है सही लिखा है, 149 में ये सही लिखा है कार्य एवं शक्तियां, और 150 के अंतर्गत ये सही लिखा है 151 में भी। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कोई भी गलत विकल्प नहीं है, ये चारों के चारों ही सही है, ये चारों सही लिखे हुए हैं। आप देखेंगे कि एग्जाम के अंदर कई बार गलत क्वेश्चन सेट हो जाता है जिसमें आपसे उसमें विकल्प में आंसर नहीं होता है या मिसप्रिंट होता है, तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है। आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वो इस स्तर का होना चाहिए कि आप पकड़ पाए उसमें कि वो क्वेश्चन फॉर्मेटिंग ही गलत है। तो यहाँ आपको ये याद कर लेना है, पहला विकल्प सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। आगे बढ़ेंगे और आज के क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करेंगे जो आपसे पूछ रहा है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसके प्रोविजन हमें आर्टिकल 76 के अंदर देखने को मिलते हैं। संघ की कार्यपालिका का ये भाग है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यह बात बिल्कुल सही है। संविधान में उसके कार्यकाल की निश्चित समय अवधि का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है क्योंकि संविधान में उसके कार्यकाल का निश्चित समय अवधि का वर्णन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वह प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कार्यकाल निश्चित नहीं है, सही कथन बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। यहाँ आपको दूसरी जानकारी हमने आपको बताई दी है। आगे मूव करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यह भी अटॉर्नी जनरल के संबंध में ही आपसे पूछा जा रहा है। महान्यायवादी के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। संविधान में उसको हटाने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, मैंने अभी आपको बताया है, तो आप पकड़ सकते हो इसको कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो उसे हटाने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। संविधान में न्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं है, यह बात भी बिल्कुल सही लिखी है, क्योंकि संविधान के अंदर महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक है, मानदेय है, वो राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। उसमें संविधान में इसका वर्णन देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें पूछा जा रहा था गलत कथन, तो कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में महान्यायवादी के संदर्भ में ही क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को दिए गए कार्यों में कौन कौन कार्य शामिल हैं? राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को कौन कौन से कार्य पूछे गए? तो भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, बिल्कुल सही है। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, यह बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है। तो इस संदर्भ में यदि हम देखें तो ये दोनों ही विकल्प सही लिखे हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। हाँ, महान्यायवादी के संबंध में इसके कार्यों में शक्तियों में कुछ सीमाएं भी दी गई हैं, और वो सीमाएं हमें देखने को मिलेंगी कि वह भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी किसी भी दूसरे
संस्था या व्यक्ति का पक्ष नहीं ले सकता है। किसी आपराधिक मामले में भारत सरकार की बिना अनुमति के वकालत नहीं कर सकता है। इस प्रकार के कुछ शक्तियों पर जो सीमाएं हैं वो संविधान के अंदर देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे और आज के क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की शक्तियां, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की शक्तियां, विशेषाधिकार, प्रतिरक्षा का प्रावधान देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 101, 102, 104, 105, तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की शक्तियां, विशेषाधिकार, प्रतिरक्षा का प्रावधान है वो आर्टिकल 105 के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें उसे संसद की किसी भी बैठक में बोलने का और भाग लेने का अधिकार है, बस वो मत नहीं दे सकता है। ये सब शक्तियां उसे प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के संबंध में गलत कथन, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। यह बात आपके जानकारी के लिए बताऊं तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यह बात गलत लिखी है क्योंकि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इसकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसमें गलत पूछा था तो गलत हो गया ऑप्शन बी यानी कि 2। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 33, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की शक्तियां, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा का प्रावधान देखने को मिलता है। हम अटॉर्नी जनरल की इन्हीं शक्तियों को आर्टिकल 105 के अंदर देख चुके हैं। अब हमें देखना है महाधिवक्ता के संबंध में, तो वो शक्तियां आपको किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलती हैं आपको बताना है हमें। 165 हमने आपको बताया ये महाधिवक्ता के संबंध में प्रोविजन देखने को मिलते हैं। 177, 194, 105, 105 तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संदर्भ में है। तो आर्टिकल 194 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के लिए शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा के प्रावधान देखने को मिलते हैं। और जो ये 177 है इसमें जो महाधिवक्ता है इसका सदनों और तथा इसकी समितियों में बैठने का, भाग लेने का विशेषाधिकार दिखाई देता है। आज के क्वेश्चन नंबर 34 की ओर मूव करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है, कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उसमें से गलत युग्म का चयन करना है आपको। तो इसमें देखेंगे हम अनुच्छेद प्रावधान 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति। आर्टिकल 350 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी हम ऊपर बता चुके हैं, इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। 338 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये हम ऊपर बता चुके हैं, ये बात बिल्कुल सही है। 338 अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 338 के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जबकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का जो प्रोविजन है यानी जनजातियों वाला जो प्रोविजन है ये आपको देखने को मिलेगा 338A में। तो आपको ए भी मिल गया, बी यहाँ मिल गया, 338 ये मिल गया, 350 ये मिल गया, 344 ये मिल गया। तो इस प्रकार से जो आंसर होगा वो विकल्प डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी मामलों का समन्वय किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जातियों, केंद्रीय गृह मंत्रालय, जनजाति मामलों के मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। एससी के संबंध में, शेड्यूल कास्ट के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो यह सारा प्रोविजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे हमने आज के डे 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 35 को कंप्लीट कर लिया और हम अब संवैधानिक संस्थाओं से संबंधित सारे प्रावधान कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को हमारा ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये कैसा लग रहा है, आप इसको हमें कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें ताकि हमें और सुधरने का मौका मिल सके और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है यह भी हमें पता लग सके। और यदि आप लोगों को हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। और
आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक तुरंत पहुंच जाएगा। आप जिस प्रकार से हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।